हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। तो हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, एनसीईआरटी की बुक ज्योग्राफी क्लास 7th। अब क्लास 7th के हम लोग टोटल चैप्टर यानी जितने भी चैप्टर है आपके क्लास 7th में ज्योग्राफी के, उन सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो क्लास 7th में आपके टोटल 10 चैप्टर है यानी 10 चैप्टर है। तो हमें उन सभी चीज़ों को नहीं पढ़ना है, सिर्फ उन 10 चैप्टर में से जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है, सिर्फ हमें उसे डिस्कस करना है। तो हमारी एक क्लास है यानी कि इसकी पहली क्लास जो है भाग 1 आप लोग की हो चुकी है। कल हमने इसकी पहली क्लास कर ली है, जिसने भी नहीं देखी है वो लोग प्लेलिस्ट पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। आज जो है ये हमारी दूसरी क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो भी चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। तो हमने कल पढ़ा था अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण, ये भी समझा था। आज इसे थोड़ा एक नज़र डाल लेते हैं। तो अपक्षय क्या था? पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने से क्या होता था? अपक्षय की क्रिया होती थी। पृथ्वी के सतह पे छोटे छोटे जो सेल होते हैं ये टूटते हैं तो क्या होता था? अपक्षय का क्रिया होता था। अपरदन क्या है? अपरदन क्या है? तो भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय। यानी क्या होता है? भूदृश्य पे जब जल हुआ, आंधी हुआ, तूफान हुआ, सभी चीजों के कारण क्या होता है? जब क्षय होता है, यानी भूदृश्य का जब क्षय होता है तो उसे अपरदन कहते हैं। निक्षेपण क्या होता है? तो हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ, जैसे आपके बड़े सेल हो गए, रेत है, मिट्टी है, क्या होता है? हिमनद द्वारा ये सब बहा के लाए जाते हैं, उसे ही निक्षेपण कहते हैं। अब हिमनद के निक्षेपण को ही हिमोड कहते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, नेक्स्ट है तटबंध। तटबंध किसे कहते हैं? नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। नदी के जो उत्थित तट होते हैं, यानी आप लोगों ने देखा होगा नदी बह रही है और यहाँ क्या होता है? यहाँ पे ऊंचे ऊंचे तटबंध होते हैं, यानी ऊंचाई पे होते हैं। इसके तट जो है वो ऊंचाई पे होती है, पत्थर होते हैं, इधर देखे होंगे ना, तो उसे ही तटबंध कहते हैं। क्लियर है? देख लीजिए, विसर्ग किसे कहते हैं? विसर्ग क्या होता है? जब नदी जो है वो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वो मोरदार मार्ग से बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े बड़े मोर को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। क्या होता है? जब नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो ये मोरदार मार्ग से बहना शुरू कर देती है, इस तरह से मोड़ लेती है। यही जो मोरदार मार्ग है, ये जो मोरदार मार्ग है, इसे विसर्ग कहते हैं। क्लियर है? अब चाप झील क्या है? तो समय के साथ विसर्ग जो है वो लूप नदी से कट जाती है और एक अलग ही झील बनाते हैं। क्या होता है? ये जो लूप नदी है इससे कट जाती है और एक अपना ही क्या होता है? ये नदी बह रही है, अब यहाँ से जो है लूप नदी से ये कट जाती है और कट के ये अपना ही एक बना लेती है और नदी जो है ये रूट लेके ऐसे बहने लगती है। तो इसे ही चाप झील कहते हैं, इसे चाप झील कहते हैं। क्लियर है? और ये जो मोरदार मार्ग से बह रही है इसे विसर्ग कहते हैं, इसे विसर्ग कहते हैं। क्लियर है? जब नदी जो है वो मैदानी भाग में प्रवेश कर रही है तो मोरदार मार्ग से बहती है, इस तरह मोरदार मार्ग से वो अपना बहना शुरू करती है। तो इसे ही ये जो मोरदार मार्ग जो होती है उसे विसर्ग कहते हैं। और जब यही जो है ये कट के एक अलग ही अपना झील जो है बना लेती है। आप लोगों ने देखा होगा नदियों के पास एक अलग ही नदी से हट के कहीं पे एक छोटा सा नदी जैसा झील होता है, उसे चाप झील कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, वितरिका किसे कहते हैं? वितरिका किसे कहते हैं? तो समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का जो प्रवाह है वो धीमा हो जाता है। क्या होता है? समुद्र तक पहुंचते पहुंचते ये समुद्र है और इधर से नदी जो है वो आ रही है, ये समुद्र इधर बह रही है और इधर से एक नदी आ रही है। ठीक है?
तो समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का क्या होता है, प्रवाह जो है वो धीमा हो जाता है। इसका प्रवाह जो होता है नदी का वो धीमा हो जाता है और नदी अनेक विसर्प धाराओं में विभाजित होती है। यानी अब नदी जो है अलग अलग विसर्प धारा में विभाजित हो जाएगी, इसकी धारा जो है वो विभाजित हो जाएगी, यानी इतने धारा में बढ़ के वो क्या करेगी, विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिका कहते हैं। अब ये जो विभाजित हुई है अलग अलग धारा में, इन्हें ही वितरिका कहते हैं। क्लियर है, इन्हें वितरिका कहते हैं, वितरिका। अब डेल्टा किसे कहते हैं, प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है, सभी मुहाने के अवसाद के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। अब ये क्या है, ये जो वितरिका है ये अपना ही एक मुहाने का निर्माण करती है और इन सभी मुहाने के जो अवसाद होते हैं वही जो है डेल्टा का निर्माण करते हैं, यानी यहाँ पे जो है ये डेल्टा का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये डेल्टा का निर्माण करते हैं। क्लियर है। समुद्री गुफा, समुद्री गुफा क्या है, तो समुद्री तरंगे लगातार सेल से टकराती है। क्या होता है, समुद्री तरंग जो होती है वो लगातार सेल से टकराती रहती है, जिससे दरार विकसित होती है। यहाँ समुद्र है और क्या होगा, ये लगातार इन सेलों से टकराती है, तो जिससे क्या होता है, जब कोई भी चीज लगातार टकराया जाएगा, किसी चीज से भी बार बार टकराए तो क्या होगा, दरार उत्पन्न होगा। तो यहाँ दरार विकसित होती है और समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। अब बार बार जब समुद्री तरंगे किसी से टकराएगी तो वो क्या होगी, वो पहले तो दरार करेगी, फिर धीरे धीरे वो दरार बढ़ती जाएगी, यानी बड़ी होती जाएगी और चौड़ी होती जाएगी। उन्हें ही समुद्री गुफा कहते हैं। क्लियर है। यही दरार जो है समय के साथ बड़ी और चौड़ी होती जाएगी, इसे समुद्री गुफा कहते हैं। क्लियर है। अब तट महराव, तट महराव क्या है, तट महराव क्या है, तो तट महराव अब लगातार इन गुफाओं से बड़े होते जाने पर क्या होता है, इनमें केवल छत ही बचती है। अब लगातार जब समुद्री लहरें टकरा रही है तो ये बड़ी होती जाएगी, जब ये बड़ी होती जाती है तो केवल इसमें छत जो है वो बचती है, इधर का पूरा जो है महराव के कारण टूट जाता है, यानी तरंगों के कारण ये टूट जाता है। तो इसमें केवल क्या होता है, ये छत ही बचती है, इसे क्या कहते हैं, इसे महराव कहते हैं। केवल छत बचती है तो उसे महराव कहते हैं। अष्टेक क्या है, अष्टेक क्या है, लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देते हैं और केवल दीवारें बचती है। क्या होता है, अब लगातार अपर्दन जो होता है, यानी लगातार समुद्री लहरें टकरा रही है तो इन छतों को भी तोड़ देती है, इन छतों को भी तोड़ देती है और केवल दीवार, यानी केवल दीवारें ही बचती है। क्लियर है। अच्छे से समझिए। अब देखिए, समुद्री गुफा, जब समुद्र की लहरें जो है, समुद्र की लहरें क्या होती है, सेलों से टकराती है तो इसमें दरार पड़ता है। यहाँ दरार पड़ रहा है, लगातार अगर समुद्र की लहरें किसी से टकराएगी तो दरार पड़ेगा। फिर क्या होता है, समय के साथ ये विकसित होती जाती है। बार बार अगर कोई चीज किसी से टकराया जाए तो वो धीरे धीरे बड़ी होती जाती है और चौड़ी होती जाती है। अब इन्हीं को क्या कहते हैं, समुद्री गुफा कहते हैं। अब तट महराव क्या है, अब लगातार अगर इससे समुद्री लहरें टकरा रही है तो क्या होगा, ये पूरी की पूरी टूट जाती है, सिर्फ ये छत जो है ऊपर की बचती है, ये पूरा टूट जाता है और सिर्फ ये छत बचता है। ठीक है। अब इसी को, ये जो सिर्फ छत बचा है और पूरा गैप हो गया, इसे तट महराव कहते हैं। और अष्टेक क्या है, जब और तरंगे लगातार उस पे तरंगे जो है, समुद्री तरंगे सेल से टकरा रही है तो ये जो छत है ये भी अब खत्म हो जाती है और मात्र ये ऐसे दो पिलर के जैसे खड़े रहते हैं, उसे कहते हैं अष्टेक। क्लियर है। समुद्री भुरुक किसे कहते हैं, समुद्री जल के ऊपर उधर उठे हुए ऊंचे सेल तटों को समुद्र भुरुक कहते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा समुद्र में कहीं पे बीच में ही ऐसे एक अकेला शांति सा खड़ा है। आप लोगों ने समुद्र में देखा होगा
पूरे समुद्र में एक आप बीच में एक पिलर को खड़े होते देखते होंगे, उसे ही कहते हैं समुद्री भुर्ग। क्लियर है? इसमें क्वेश्चन जो है आपसे ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आप लोग से परिभाषा पूछेगा किसे कहते हैं, ये कहते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप लोग से परिभाषा नहीं पूछा जाता है, आप लोग से एग्जाम्पल उसका रहता है। ठीक है, ऑप्शन जो आपको 4 मिलेंगे उसमें से आपको पहचानना होता है कि वो है कौन। है वायुमंडल क्या है? हमारा जो पृथ्वी है वो चारों ओर से क्या गैसों से घिरी हुई है, उसे वायुमंडल कहते हैं। अब ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 21 होती है, नाइट्रोजन की 78% होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और बाकी जो है वो अन्य गैसें होती है। क्लियर है? तो ऑक्सीजन जो है वो क्यों सहायक है, मतलब क्यों आवश्यक है? तो आप सभी को पता है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। नाइट्रोजन क्यों जरूरी है? तो प्राणियों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन जो होता है वो प्राणी की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ये पौधे के लिए जरूरी है। ठीक है, और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जरूरी है? पृथ्वी के द्वारा जो छोड़ी गई उष्मा होती है उसको अवशोषित करने के लिए भी ये जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के द्वारा जो उष्मा छोड़ी जाती है उसे भी अवशोषित करती है। अब नेक्स्ट देखिए वायुमंडल की परतें। अब क्षोभ मंडल, वायुमंडल की परतें कितनी है? 5 है। एक है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहामंडल और ब्रह्मंडल। तो इसे ज्यादा हमें दिमाग इसके पीछे नहीं लगाना है, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। क्षोभ मंडल क्या है? क्षोभ मंडल जहां सभी मौसमी घटनाएं होती है, यानी हुआ, कोहरा हुआ, यानी सारी मौसमी घटनाएं जो है वो आपकी यहीं पे होती है। यहाँ आप हो और ये जो जितनी घटनाएं घट रही है वो कहाँ घट रही है? तो क्षोभ मंडल में, यानी मौसम की घटनाएं जो है, जितनी भी मौसम से संबंधित घटनाएं हैं वो सभी कहाँ होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है। समताप मंडल, समताप मंडल में क्या होता है? अब क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर जो है वो क्या होता है? समताप मंडल होता है। यहाँ की परिस्थिति हवाई जहाज के उड़ने के लिए आदर्श होती है, यानी यहाँ पे समताप मंडल में ही हवाई जहाज उड़ सकती है। ये सबसे अच्छा होता है हवाई जहाज उड़ने के लिए। इस मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें ओजोन गैस भी पाई जाती है, और यह परत क्या करती है? तो सूर्य से आने वाली जितनी भी हानिकारक गैसें होती है उससे रक्षा करती है। ये समताप मंडल है। अब यहाँ से जो है ये मंडल में आपके हवाई जहाज के लिए सहायक है, और ओजोन गैस की परतें भी इसमें पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक गैस होती है उससे रक्षा करती है। नेक्स्ट है मध्य मंडल। अब यहाँ जो है हमारा मध्य मंडल है। अब मध्य मंडल में क्या होता है? तो यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक क्या होता है? ऊपर होता है, और अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड जो है इस परत में आने पे वे जल जाते हैं, जिससे आप लोग टूटता हुआ तारा समझते हो कि ये टूटता हुआ तारा है, बहुत सारी विश मांग लेते हो आप लोग, लेकिन वो उल्कापिंड है, और वो क्या होता है? मध्य मंडल में आते आते वो जल जाता है, यानी खत्म हो जाता है। कभी देखे हो धरती पे आप टूटते हुए तारों को आते हुए? नहीं, क्योंकि वो यहाँ तक आते आते वो खत्म हो जाता है। बहामंडल, अब बहामंडल क्या है? ये जस्ट आपके मध्य मंडल के ऊपर है। अब इसमें क्या होता है? तो ये रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। किस चीज के लिए? तो रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है, यानी आपका जो रेडियो संचार है यहाँ से आपके पृथ्वी से वहां जाना, फिर वहां से परिवर्तित होके फिर आना, तो ये रेडियो संचार के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आपका ब्रह्मंडल। अब ब्रह्मंडल क्या है? यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। ठीक है, अब इसमें हल्की गैसें पाई जाती है जैसे हीलियम और हाइड्रोजन। यही जो है ये अंतरिक्ष में तैरती रहती है। सबसे ऊपर आपकी ब्रह्मंडल जिसमें हल्की गैस है, एक है हीलियम और एक है हाइड्रोजन। क्लियर है? तो आपको सिर्फ इतने पॉइंट्स याद रखने हैं कि क्षोभ मंडल यानी जितनी भी मौसम की घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल में हो रही है। उसके बाद आता है हमारा जस्ट ऊपर समताप मंडल जिसमें हवाई जहाज उड़ने के लिए सहायक है एकदम सॉरी, और ओजोन गैस की परतें जो है वो भी
आपके समताप मंडल में ही होती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों को खत्म करती है। मध्य मंडल, जितनी भी उल्का पिंड है वो सब कहाँ आते हैं, मध्य मंडल में आके वो खत्म हो जाते हैं। बाह्यमंडल रेडियो संचार के लिए बाह्यमंडल सहायक है। ब्रह्मंडल, जिसमें हल्की गैस होती है, हीलियम और हाइड्रोजन। क्लियर है। नेक्स्ट है, तापमान को मापने की मानक इकाई क्या है, डिग्री सेल्सियस है। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है और इसका आविष्कार किसने किया था, तो एडर सेल्सियस ने किया था। एडर सेल्सियस ने डिग्री सेल्सियस का आविष्कार किया था। अब देखिए पवन, पवन क्या है, उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। क्या होता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु के गति को पवन कहा जाता है। अब पवन होता है कितना तरह का, तो 3 तरह का होता है। पहला होता है एक स्थानीय पवन, दूसरा है मौसमी पवने और थर्ड जो है वो स्थानीय पवने हैं। अस्थायी पवने जो है वो क्या होता है, अस्थायी पवन यानी कि अस्थायी रहता है। नाम से समझने की कोशिश कीजिए, अस्थायी यानी कि अस्थायी रहता है, यानी वो रेगुलर, वो चलता रहता है। जैसे व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने अस्थायी पवने हैं। ये वर्ष भर क्या होता है, लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। ये लगातार चलती रहती है यानी कि ये अस्थायी है। ये क्या होता है, व्यापारिक पश्चिम और पूर्वी पवने जो होती है वो होती है अस्थायी पवने, जो वर्ष भर निश्चित दिशा में वो चलती रहती है। क्लियर है। तो अस्थायी यानी कि निश्चित वो चलती रहती है। नेक्स्ट है मौसमी पवने। ये पवने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती है। अब मौसमी पवने मतलब ही, मौसमी का पवन का मतलब होता है यानी मौसम बदलना, चेंज होना। ठीक है। तो क्या होता है, ये पवने ऋतु में अपनी दिशा जो है वो बदलती है, ये बदलती रहती है। जैसे भारत में मानसूनी पवने। क्लियर है। स्थानीय पवने, अब ये क्या है, स्थानीय पवने हैं। ये अस्थायी था, जो अस्थायी यानी कि निश्चित दिशा में वो चलती रहती है, ये अस्थायी, ये स्थानीय है यानी किसी स्थान के। ये पवने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। ठीक है। क्या होता है, किसी क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में ये पवने जो होती है स्थानीय पवने चलती है। जैसे आपका स्थल से समुद्र की तरफ, स्थल से समुद्र की तरफ चलने वाली पवने। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आर्द्र दिन। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा जो होती है वो अत्यधिक होती है तो उसे आर्द्र दिन कहते हैं। किसे कहते हैं, जब वायु में यानी जब हवा में, वायु में क्या होता है, जलवाष्प की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है तो उसे आर्द्र दिन कहते हैं। अब वर्षा जो होता है ये कितने तरह का होता है, इसमें बस आपको यही समझना है कि वर्षा कितने तरह का होता है, उनके बारे में। 3 तरह की होती है, संवहनीय वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा होती है और चक्रवाती वर्षा होती है। तो संवहनीय वर्षा क्या है, जब पृथ्वी का धरातल जो है वो बहुत गर्म हो जाता है। जैसे ये पृथ्वी का धरातल है, ये क्या होता है, ये बहुत गर्म हो जाता है, तब पवने क्या होती है, गर्म होके ये ऊपर उठना शुरू कर देती है। क्लियर है। ये गर्म होकर ऊपर उठती है और इस तरह से क्या होता है, इस तरह से जो बारिश होती है वो होती है संवहनीय बारिश। क्लियर है। अब ये जो बारिश होती है ना, ये बहुत शांत तरह की होती है और ये 3 से 4 बजे, दिन में 3 से 4 बजे होती है। आप लोग अक्सर देखे होंगे, कभी कभी क्या होता है, बारिश होती है गर्मी के टाइम में और आप लोग को पता भी नहीं चलता है। इतनी शांति से और इतने सुकून वाली बारिश होती है कि आपको पता भी नहीं चलता। जब आप बाहर निकलते हो तो आपको पता चलता है कि बाहर तो बारिश हो रही है, यानी आपको घर में ये पता भी नहीं चलता है। वो इतनी शांति से बिना किसी आवाज़ के एकदम हो जाती है, हो भी जाती है और खत्म भी हो जाती है। तो उस तरह की जो बारिश होती है ना, उसे ही संवहनीय वर्षा कहते हैं। ये कब होती है, ये अधिकतर दिन में होती है। क्लियर है। पर्वतीय वर्षा। अब पर्वतीय वर्षा क्या है, तो जब जलवाष्प वाली गर्म वायु जो है, जब क्या होता है, जलवाष्प वाली जो गर्म वायु होती है वो क्या होता है, किसी पर्वत या पठार से टकराती है तो संतृप्त होने लगती है और बारिश होती है। यानी ये जो गर्म है, यानी जलवाष्प वाली गर्म वायु, ये जो गर्म वायु है जो धरती से ऊपर उठती है, तो ये जो गर्म वायु होती है ये क्या करती है, ये जाती है और ये किसी, जब पर्वत पठार किसी से जब टकराती है तो क्या होता है,
टकराते ही बारिश होना शुरू हो जाता है। इस तरह की जो बारिश होती है इसे कौन बारिश कहते हैं? इसे पर्वतीय बारिश कहते हैं। पर्वतीय बारिश यानी कि जब गर्म वायु जो है किसी पर्वत से टकराती है तो उस समय जो बारिश होती है वो पर्वतीय वर्षा होती है। अधिकांश बारिश जो होती है वो इसी तरह से होती है। चक्रवाती वर्षा यानी कि यह वर्षा चक्रवातों के कारण होती है। अब इधर से क्या होगा? इधर से ठंड हवा आएगी, इधर से ठंड आएगी, ठंडी वायु, और इधर से गर्म वायु। इन चक्रवातों के कारण जो है चक्रवाती वर्षा जो है वो होती है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए, 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च जो है विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ज्वार भाटा दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना जो होता है वो ज्वार भाटा होता है। क्या होता है? दिन में 2 बार, नियम से 2 बार होता है। एक बार जल का उठना, महासागरीय जल जो होती है उनका उठना, और फिर उनका गिरना जो होता है वो ज्वार भाटा कहलाता है। अब ये सूर्य एवं चंद्रमा शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। ज्वार भाटे आते क्यों है? तो ये सूर्य और चंद्रमा की जो शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल है, सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। तो ध्यान रहेगा, ज्वार भाटा यानी महासागरीय जल का दिन में 2 बार जो है एक उठना और एक गिरना, वो ज्वार भाटा होता है। ये किस कारण से होते हैं? तो सूर्य और चंद्रमा के जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण जो है ये ज्वार भाटा आता है। नेक्स्ट देखिए, पूर्णिमा अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। यानी सूर्य, चंद्रमा और आपकी जो पृथ्वी है वो एक सीध में होते हैं। तो सीध में होते हैं, इस समय जो है सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। कब उठते हैं सबसे ऊंचे ज्वार? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों जो है एक सीध में आ जाए, यानी एक लाइन में आ जाते हैं, तब सबसे ज्यादा ऊंचे जो ज्वार है, सबसे ऊंचे ज्वार जो है उठते हैं। कब उठते हैं? तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जो है ऐसा होता है। यानी पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जो है होता है वो एक सीध में, एक सीधे लाइन में होते हैं, और इसी समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं, और इसे जो है बृहद ज्वार कहते हैं। क्लियर है? अब जो नौका संचालन है, यानी नाव का संचालन में सहायक होता है। ऊंच ज्वार जो होता है वो नौका संचालन यानी नाव के चलने के लिए बहुत ज्यादा ही सहायक होता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, महासागरीय धाराएं जो है वो निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जलधाराएं होती है। महासागरीय धाराएं कौन होती है? तो निश्चित दिशा में, यानी एक निश्चित दिशा होती है, महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जो जलधारा होती है वो महासागरीय धाराएं होती है। अब ये 2 तरह की होते हैं, एक होती है गर्म महासागरीय धाराएं और एक होती है ठंडी महासागरीय धाराएं। तो गर्म महासागरीय धाराएं क्या है? तो ये भूमध्य रेखा निकट उत्पन्न होती है। गर्म महासागरीय धाराएं जो होती है वो कहाँ से उत्पन्न होती है? तो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है। ध्यान रखिएगा, गर्म महासागरीय धाराएं जो है वो भूमध्य से उत्पन्न होती है और जाती किधर है? तो ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है। भूमध्य रेखा से निकट उत्पन्न होती है और वो ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है। अब ठंडी धाराएं जो है ये ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधन या निम्न अक्षांश की ओर प्रवाहित होती है। ठंडी धाराएं कहाँ होती है? ये देखिए ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है, लेकिन ठंडी जो होती है ये ध्रुवों से या उच्च अक्षांश से उष्णकटिबंध या फिर निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? तो लेब्राडोर महासागरीय धाराएं जो है ये शीत जल धाराएं होती है। कौन? लेब्राडोर महासागरीय धाराएं जो है ये शीत जल धाराएं है। और गल्फ स्ट्रीम, यानी स्ट्रीम वर्ड आ गया, स्ट्रीम यानी कि स्ट्रीम से ही आप लोग समझ जाइएगा कि गर्म जलधारा है। ठीक है? जिस स्थान पर गर्म और शीत जलधारा यानी गर्म और ठंडी जलधारा जो होती है वो जिस स्थान पे वो मिलती है वहां पे क्या होता है? वो विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, यानी सबसे ज्यादा मछली पालन। क्लियर है? जिस स्थान पे गर्म और शीत जलधाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य
क्षेत्र माना जाता है, यानी कि सबसे अधिक पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मछली पालन जो होता है वहीं पे होती है, जहाँ पे गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं जो है मिलती है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मत्स्य पालन होता है, मछली पाला जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम लोग चैप्टर 7 जो है उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।